हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीटी की पीवाईक्यू ग्रुप में हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो और आप एनालिसिस कर पाएँ कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं जीडी को लेकर। ठीक है, देखिए उससे जीडी का जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि हाई स्कूल लेवल का क्या है ये एग्ज़ाम होता है, तो केवल अगर आप उसी एरिया को कवर कर लेते हैं जहाँ से उन्होंने सवाल बनाए हैं, क्योंकि उनका देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक कैसा है, तो क्वेश्चन बैंक उनको देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टैटिक जीके और एक या दो सवाल भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उससे सवाल आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को कवर करना है जहाँ से वो लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं बार बार। तो आज हमारा आप देखेंगे कि राज्य व्यवस्था का ये दूसरा वीडियो आपके सामने होगा। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि आर्टिकल 23, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 21 फर्स्ट, मतलब ए या फिर 20। ठीक है, तो देखिए जो शिक्षा का अधिकार है वो तो अनुच्छेद आपका है ही है 21 ए के तहत। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन जो आपका एक्ट आता है, एक्ट जो अधिनियम आता है वो तो आएगा 2009 में। कब आएगा? 2009 में। लेकिन शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ? राइट टू एजुकेशन जो है ये लागू कब हुआ? तो ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में ये लागू होगा। ठीक है, 10 में लागू होगा। शिक्षा का अधिकार कैसा है? एक मौलिक अधिकार है। कैसे? राइट टू एजुकेशन क्या है? ये कह सकते हैं भाग 3 के अधीन अनुच्छेद 21 फर्स्ट या ए कह सकते हो। तो भाग 3 के अधीन अनुच्छेद 21 का के तहत तहत के तहत 86वां संविधान संशोधन 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 2002 के तहत मूल अधिकार बनाया गया। पहले मूल अधिकार नहीं था लेकिन अब यह मूल अधिकार बन गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, कि निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको ध्यान रखिएगा, कब लागू होगा, किस आर्टिकल में है, कैसे क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 35, 25, 30, 27? तो ये तो दुनिया जान रही है कि 35 वर्ष होना ही चाहिए अगर राज्यपाल बनना है तो। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य का नागरिक नहीं होता है। जैसे आप सपोज करें कि वर्तमान में अगर मैं बात करूं, ये जनवरी 2025 चल रही है, तो वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, तो क्या आनंदीबेन पटेल क्या उत्तर प्रदेश की ये नागरिक हैं? तो नहीं है। फिर कहाँ की है ये गुजरात की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य का नागरिक नहीं होता है, लेकिन जो राज्य का सीएम होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, वो अनिवार्य है कि वो उस राज्य का क्या हो? सीएम हो।
मतलब उस राज्य का नागरिक हो। ठीक है, तो ये आज को ध्यान रखना है। तो ये राज्यपाल से हो गया। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है? तो जो संवैधानिक उपचार है ना, संवैधानिक उपचार, इसको किसने संविधान की आत्मा कहा है? वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या है? बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है संविधान की आत्मा किसे? संवैधानिक उपचारों को। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 32, अनुच्छेद 32 में ये लिखा गया संवैधानिक उपचार। यानी संवैधानिक उपचार का मतलब ये हो गया कि अगर जो संविधान में अगर कोई भी दिक्कत समस्या आती है, ठीक है ना, तो उसका उपचार कहां से होगा, उसका निदान कहां से होगा? तो आर्टिकल 32 के तहत होगा। आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि अगर संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? ये 5 प्रकार की क्या करता है? रिट जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो संविधान, जो संविधान है उसमें उपचार कहां से होंगे? तो आर्टिकल 32 कहते होंगे। इसीलिए उसे क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा बोला है। किसने? तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, चुनाव आयोग डैश डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो भाई और किसका करता है? यहां पर ड्यूटी स्पीकर, स्पीकर संसद और प्रधानमंत्री। तो अगर देखा जाए कि जो आपका कहीं ना कहीं जो संसद है, ठीक है, तो संसद और राज्य विधानमंडल, संसद मतलब वहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया, ठीक है ना, और उसी में राष्ट्रपति भी है। राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव, ठीक है, कराता है कौन? केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि जैसे कि अगर बात की जाए कि जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, जो कह सकते हैं पंचायतें हमारी हैं, ठीक है, इनका चुनाव कौन कराता है? इनका चुनाव कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये बात की जाए यहां पर कि पंचायतों, नगरीय निकाय या अन्य का चुनाव कौन कराता है? तो बताएंगे ये कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 243 के। कौन सा है? 243 के में बताया गया, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। तो ये कराएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है ना कि राज्य विधानमंडल का चुनाव कौन कराता है? तो आप क्या लगाओगे? राज्य निर्वाचन आयोग। नहीं भाई, राज्य विधानमंडल का जो चुनाव कराएगा वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराएगा, न कि राज्यों के कराएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का क्या देता है? एक मतलब अधिकृत करता है। 238(2), 239(2), 237(2), 231(2। तो इसके लिए जो आर्टिकल है ना आपका 239(2), 239(2 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो कोई भी संघ शासित जो क्षेत्र है वहां के राज्यपाल या प्रशासक को क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। ये अधिकार किसे दिया गया है? ये राष्ट्रपति को दिया गया है। अगर वर्तमान में हम जिससे बात कर लें कि कुछ हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, कुछ हमारे संघ शासित प्रदेश हैं जहां के वर्तमान में वहां के राज्यपाल या प्रशासक या उपराज्यपाल के रूप में देखते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वर्तमान में ये 2025 चल रहा है, जनवरी 2025। इस समय अगर देखेंगे तो दिल्ली के जैसे राज्यपाल को हम लोग उपराज्यपाल की संज्ञा देते हैं। तो वहां के उपराज्यपाल कौन है? तो वहां पे आपके कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? विनय कुमार सक्सेना है नहीं? जैसे आप और देखेंगे कि जैसे चंडीगढ़ है नहीं, चंडीगढ़ है, वहां के आप देखेंगे गुलाब चंद कटारिया करके है, वो है वहां पे। ठीक है, तो ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि संघ राज्य क्षेत्र जो यूटीज हैं वहां के प्रशासक को नियुक्त किया जा सके, वो इस आर्टिकल के तहत नियुक्त करेंगे। वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18, 19, 16 या 17। ठीक है, उपाधियों का अंत देखो आपको दिया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो उसको उपाधि धारण करने की अनुमति नहीं है। ठीक है,
लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि सेना के क्षेत्र में जो उपाधि दी जाती है वो तो वैलिड है, ठीक है, वो तो वैलिड है, लेकिन कोई विशेष रूप से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। जैसे आपने देखा कि अंग्रेजों के समय में कोई राय बहादुर की उपाधि दे रहा है, ठीक है, कोई नाइटहुड की उपाधि दे रहा है, ठीक है, तो वो उस तरीके की उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप देखें भारत रत्न एक उपाधि नहीं है, एक कहीं ना कहीं क्या है, पुरस्कार है वो, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये 18 में दिया गया है, ठीक है, 18 में। बाकी और आर्टिकलों की हम लोग बात कर दें तो अनुच्छेद 17 में दिया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, ये इसमें बात खोली गई है। बाकी 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर, ठीक है, इसमें कहा गया क्या, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, समानता, ठीक। उसके अलावा अनुच्छेद 19 सबको पता है इसमें क्या है कि इसमें क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच की बात की गई इसमें, ठीक है। बाकी 18 में उपाधियों का अंत तो बताया ही गया है। अगर ये भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कह रहे कितनी हैं, तो ये तो 8 वाली दिया ही नहीं है, तो आसान ही हो गया, 12, 15, 39 या 24। तो हमको पता है कि हैं कितनी, तो है तो भाई कितनी, 12 है। लेकिन यहां पे ध्यान किया कि मूल संविधान में, मूल संविधान में, ठीक है, 8, कितनी, 8 अनुसूचियां थी, अनुसूचियां थी, ठीक है। बाद में भी बढ़ाई तो गई, तो बढ़ाई गई तो कब कब बढ़ाई गई जरा देखो एक बार। अगर बात की जाए कि जो नवी अनुसूची है, तो नवी अनुसूची ये कब बढ़ा, तो ये बढ़ा था कब, तो जो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया कि नवी अनुसूची को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, नवी अनुसूची को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। हालांकि नवी अनुसूची में क्या है, तो आप देखेंगे नवी अनुसूची में हमने उन अधिनियमों, उन कानूनों को रखा गया है जिनको हम लोग न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सी, तो फिर 10वीं अनुसूची भी जुड़ी। ये कब जुड़ी, तो 10वीं अनुसूची जुड़ी थी, ये कह सकते हैं कि जो 52वें नंबर का, 52 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 में, ठीक है। इसमें दल बदल, ठीक है ना, इसमें क्या है, दल बदल की बात की गई है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं दल बदल कानून की व्यवस्था की है, दल बदल कानून इसमें बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 11वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कब, तो ये जोड़ी गई थी कब, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, यानी 1900 कहीं ना कहीं 92 में, ठीक है, ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें 11वीं सूची में क्या है, इसमें है पंचायतों के बारे में बात की गई है, पंचायतों से ये क्या है, संबंधित है, ठीक है, पंचायतों से क्या है, संबंधित है। फिर इसके बाद में 12वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई थी, तो टोटल 12 है। तो ये कब जोड़ी गई थी, ये कह सकते हैं कि ये जो 74वां अमेंडमेंट हुआ, 74वें संविधान संशोधन जो एक्ट आया 1992
92 द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके क्या है नगर पालिकाएं या ये कह लें नगर निकायों की बात की गई, नगर निकाय। ठीक है, नगर निकायों की बात की गई है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ऐसे बात की गई है इनमें 12वीं में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखेंगे ना कि मतलब 12 है, मतलब पहले 8 थी, फिर बाद में एक एक जुड़ी तो 12 हो गई। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? महान्यायवादी, ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी, यानी कुल मिला के ये बात होगी केंद्र के लिए। ठीक है, कहां के लिए होगी, ये बात होगी केंद्र के लिए होगी। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, 76, 123, 12 या 115? तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल है देखो 76। तो आर्टिकल जो 76, आर्टिकल 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि केंद्र सरकार के लिए एक विधि कह सकते कानूनी अधिकारी नियुक्त करेगा, जो कौन होगा, वो होगा महान्यायवादी। ठीक है, कौन होगा, महान्यायवादी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके आर्टिकल 76 की जब हम लोग बात करेंगे 76। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये महान्यायवादी जो होगा, ये पहली बात तो भाग कौन सा है, तो भाग 5 होगा। ठीक है, और अनुच्छेद इसके लिए कौन सा है, अनुच्छेद है आपका 76। कौन सा है, अनुच्छेद है आपका 76 है। ठीक है, अब जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा, ठीक है, विधि या कानूनी अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। ठीक है ना, यानी कि विधि के संबंध में अगर केंद्र सरकार को परामर्श चाहिए या उसके तहत अगर न्यायालय में सुनवाई करेगा केंद्र की ओर से, तो वो महान्यायवादी ही करेगा। ठीक है, महान्यायवादी की जो योग्यताएं होती हैं, योग्यताएं ये होती है कि अगर वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को धारण करने की योग्यता रखता है तो उसी ही व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा कि जो महान्यायवादी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे अगर हम बात करें तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 88। ठीक है, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 के तहत इसे संसद के सदनों में बैठने व बोलने का अधिकार है। ठीक है, परंतु मत देने का नहीं, मतलब वो किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन संसद की कार्रवाइयों में बैठेगा और उस पर बोलेगा भी। ठीक है, बोलने के बाद ही सरकार की बातों को जानेगा, और कोई भी समस्या अगर होती है, विवाद होता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायिक क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में वो क्या कर सकता है, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। ठीक है, सुनवाई का उसको अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 88 कहता है कि वो बैठक में भाग लेगा, बोलेगा भाई, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, आर्टिकल 88 कहता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी योग्यता की बात करते हैं तो इसकी योग्यता क्या होती है, योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता बस इतना है कि यह सर्वोच्च न्यायालय, ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के पद धारण करने की योग्यता
रखता हो ना रखता हो, ठीक है, बस ये क्या है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो एक चीज और भी बात की जाए कि भाई कि वर्तमान में अभी कौन है महान्यायवादी, या फिर यहां से कह ले कि इसके भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। महान्यायवादी कौन थे, तो उनका नाम था क्या, एम शीतलवाड़, शीतलवाड़ ये थे, ठीक है, ये पहले थे। अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान की, वर्तमान में कौन है, वर्तमान मतलब ये जो आपका जनवरी दिसंबर चल रहा है, मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, ये डाटा मैं अब तक जनवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनवरी 2025 तक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है वो है आर वेंकट रमणी, आर वेंकट वेंकट रमण, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में क्या है, भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो ये कैग है, जो ये कैग की हम लोग बात करते हैं, कैग, ठीक है, तो कैग के लिए जो आर्टिकल है वो 148 से लेकर 151 के ही बीच में है, ठीक है। तो अब इसमें से 151 के बीच में तो एक की तो आर्टिकल है, कौन सा है, उसमें है अनुच्छेद, वो है 148, ठीक है। तो अभी दिसंबर की बात, सॉरी जनवरी 2025 की बात करते हैं, तो 15वें हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो वह कौन, संजय मूर्ति, ठीक है, संजय मूर्ति, ये 15वें यानी वर्तमान में ये क्या है, हमारे नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक है। अगला है, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे फिर से आ गया है, तो ये तो किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 18 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 18 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। पहले भारतीय संविधान में भारत को डैश डैश घोषित किया गया है, क्या, भारत को घोषित किया गया है राज्यों का एक महासंघ है, राज्यों का एक परिसंघ है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक सम्मेलन है, राज्यों का क्या है, एक सम्मेलन संघ है, ठीक है। भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एक बात बोली गई है कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्यों का तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि भारत से कोई टुकड़ा टूटकर अलग होना चाहे, वो स्वतंत्र होना चाहे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भारत के अंदर एक राज्य से दो राज्य बन सकते हैं, यानी राज्यों का तो विनाश होगा लेकिन संघ का नहीं होगा, ठीक है, या दो राज्य मिलकर एक राज्य बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। दूसरी बात कि मैं बात करूं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। तो राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन इसका नहीं। तो राज्य भारत एक राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 और भाग 1 में भी तो कहा गया है। ये किस में है, तो भाग कौन सा है, भाग आपका भाग 1, व अनुच्छेद भी कौन सा है, अनुच्छेद भी 1 ही है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। जैसे एक पूरा स्टेटमेंट आता है ना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर या स्तंभ भी कहा जाता है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, स्थानीय स्वशासन को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो जो तीसरा स्तंभ की बात करते हैं ना, तो वो आपका है स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, वो होते हैं। अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसके आप देखेंगे स्तंभों की बात करें तो 3 होंगे, है नहीं, एक केंद्र होगा, केंद्र से नीचे आपका
राज्य होते हैं, राज्य होते हैं। और राज्य से नीचे जो तीसरे स्तर पे है कौन है, वो आपके स्थानीय स्वशासन होते हैं, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकतंत्र का तीन स्तंभ है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि भाई ऐसा कह सकते हैं हम लोग, स्थानीय स्वशासन का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को, ठीक है, एक संघ बना दिया जाए कि जो अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर ले। ठीक है ना, यानी कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की बात की जाती है कहां पे, स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के बारे में जो इसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, तो वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को मानते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, 88वां, 89वां, 87वां, 86वां, तो वो कौन सा है, 86वां। ठीक है, जो कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। अच्छा, बैक जरा आओ और यहाँ पे देखो, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हुआ कि जो आप कह सकते हैं कि एक नया अनुच्छेद जुड़ा था, अनुच्छेद 21 ए जुड़ा है नी, जो शिक्षा के अधिकार को लेकर बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या हुआ, संशोधन हुआ, संशोधन हुआ। ठीक है, उसके अलावा कह सकते हैं कि 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा था। ठीक है, तो ये 86 वाले में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी, तीन चीजें हुई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कह रहा कि 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 राजकीय भाषाओं का उल्लेख कर रखा है, तो कह रहा है उसमें से एक कौन सा भाई नहीं है इसमें से। देखो, डोगरी, बोडो, फारसी, संथाली, तो नहीं है, तो वो कौन सा है, फारसी नहीं है, फारसी, ध्यान रखना, फारसी नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ पे बात की जाए कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, 22 राजकीय, इसमें क्या है, भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 राजकीय भाषाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर बात की जाए तो जब संविधान बना था तब कह सकते हैं कि मूल रूप से कितने, तो 14 भाषाएं थी, 14 भाषा थी। ठीक है, बाद में होता क्या है, किसमें 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी, 15वीं भाषा जुड़ी थी कौन, सिंधी। ठीक है, सिंधी जुड़ी थी, 21वां अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, उसके तहत 1968 में हुआ था 21वां अमेंडमेंट। ठीक है, किस नंबर की, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके तहत जुड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे 15वीं भाषा जोड़ी, फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो 71 नंबर की अगर बात करें, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ आपका 1992 में। ठीक है ना, इसमें 3 भाषाएं जुड़ गई, कितनी जुड़ गई, 3 भाषाएं जुड़ी, 3 भाषाएं जुड़ी। ठीक है, 3 भाषाएं जुड़ी थी, वो कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक, वही नमक वाली बात करते हैं। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। अगर निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अपीलीय, मूल, सलाहकार, वित्तीय। देखो यहाँ पे बात करें तो वित्तीय प्रावधान तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है ही नहीं है, उसके पास नहीं है। हाँ, अपीलीय न्यायालय की हम लोग अगर बात करते हैं तो ठीक है, अपीलीय का मतलब ये होता है, अपीलीय का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, मतलब कि भारत के किसी भी अन्य
जो कह सकते हैं न्यायिक संस्था या फिर न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय में कहते उच्च न्यायालय जैसे हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोई अर्ध न्यायिक संस्था हो गया, तो उसके खिलाफ यानी उसके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो वो अपीलीय न्यायालय या अपीलीय क्षेत्राधिकार तो आता ही आता है। मूल का मतलब हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हुआ है, ठीक है, दो राज्यों के बीच में अगर विवाद हुआ है या केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विवाद हुआ है, तो उसकी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और ये अधिकार उसके प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। सलाहकारी अगर की बात करते हैं तो सलाहकारी आपने पढ़ा होगा कि खासकर हम बात करते हैं जब आर्टिकल 143 की बात करते हैं, 143, तो आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्या होगा? ये अधिकार होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन उस परामर्श को माने या ना माने ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सलाहकार मतलब परामर्श, ठीक है, परामर्श दे सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत। तो वित्तीय वाला तो नहीं है इसमें, ध्यान रखिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किया था? तो वो तो यही किया था ना, 21 से, जिसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन। ये कब आया था? एक्ट। तो ये एक्ट आया था 2009 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? लागू 2010 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। देखो मैंने अभी बात बोली थी कि अगर दो राज्यों के बीच में अगर मान लो विवाद हो गया, ठीक है, जो सपोज करो कि मान लो यूपी, ठीक है, यूपी और उत्तराखंड के बीच में कोई विवाद हो गया, ठीक है, तो अब जो ये विवाद हुआ है, अब ये विवाद कौन सुनेगा? इसको सुलझाएगा कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का ये कौन सा अधिकार होगा कि दो राज्यों के बीच में हुए विवादों को सुलझा सकता है या फिर केंद्र और राज्य के बीच में हुए विवादों को सुलझा सकता है? ये कौन सा अधिकार उसका है? तो ये अधिकार उसका होगा कौन सा? तो हमने बोला था ना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल, तो ये कौन सा है? मूल न्यायाधिकार, ठीक है, इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए मूल न्याय। आगे ये बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारण का अध्ययन करने के लिए की गई थी। भाई किस लिए किया गया था? तो कह रहा है पिछड़ेपन के लिए किया गया था, तो ये किया गया था, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी, ठीक है। और बीपी मंडल मतलब है बिंदेश्वरी पाठक मंडल, जो बिहार के पूर्व क्या थे? सीएम थे। ये बीपी मंडल आयोग कब बना था? तो ये बना था 1989 में। क्या हुआ? इसका गठन हो गया, गठन। जबकि इसके अगर बात करें घोषणा की बात करते हैं तो घोषणा तो 1 साल पहले ही हुई थी, यानी कि 1978 में। ये घोषणा की किसने थी? तो उस समय क्या था? मोरारजी देसाई की क्या थी? सरकार थी, उसमें पीएम थे, उन्होंने घोषणा की थी। उन्हीं के देखा जाए तो उन्होंने ये गठन किया था किसके अध्यक्षता में? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया था, ठीक है। तो बीपी मंडल आयोग बन गया उन्हीं के नाम पे। किस लिए बना था? ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान की जा सके। 19 नंबर का सवाल आपका है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में दैद्य शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई थी? 1935, 1909, 1947, 1919। तो सही आंसर आपका है 1919, ठीक है, दैद्य शासन। ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू उसमें भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड हमारे भारत में क्या थे? गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनके नाम पे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? ठीक है, कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? ये हम सभी को पता है, कटौती, प्रतिबंध, अविश्वास तो नहीं है। क्या है? महाभियोग प्रस्ताव, ठीक है ना। जो महाभियोग जो प्रस्ताव है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 61, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को हटाने का या उसमें महाभियोग लगाने का बस एक ही कारण हो सकता है, क्या? संविधान का अतिक्रमण, ठीक है ना। तो महाभियोग प्रस्ताव, ठीक है, केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही
राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और कोई आधार नहीं होगा, ठीक है ना। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पे ही लगती है। इसमें होता क्या है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया अगर आप लेकर आते हो तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती है। जैसे सपोज करो कि अगर राज्यसभा में, सपोज करिए कि अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हम अगर ला रहे हैं, तो अगर जो प्रस्ताव जब हम लाएंगे तो हमें 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। जो सूचना देंगे राष्ट्रपति को उस पे क्या होना, 1/3 सदस्यों का, जिस सदन से प्रस्ताव जा रहा होगा वहां की बात करते हैं। तो 14 दिन पहले मतलब महाभियोग की जो प्रस्ताव आता है, महाभियोग प्रस्ताव, ठीक है, लाने से 14 दिन पूर्व क्या होगा, राष्ट्रपति को क्या होगा, सूचित किया जाएगा। सूचित किया जाता है कि भाई हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं, हम ला रहे हैं आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सदन की पास होगी, जैसे मान लो कि राज्यसभा में ये आया प्रस्ताव, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, 1/3 सदस्य सूचना देंगे केवल पत्र पे लिखकर कि हम ला रहे हैं। लेकिन पास होने की बात होगी तो 2/3 सदस्य क्या करेंगे, वहां पे साइन करेंगे और राज्यसभा से पास कर देंगे। जब राज्यसभा से पास हो जाएगा तो जब वो लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में क्या होगा, जो उसके ऊपर आरोप लगा है उसकी जांच होगी और सही पाया जाता है तो लोकसभा भी क्या करेगी, 2/3 सदस्यों को साइन कर देगी और उसी दिन से क्या होगा, राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, ठीक है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो हमने कहीं ना कहीं जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में भी ऐसे ही राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से अपनाई है, ठीक है। तो आपकी ये आज की क्या थी, 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको चीज में समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।